कैसे हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मजे आ रहे होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 3 आपका, जो कि कौन सा चैप्टर है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक हमने बिल्कुल 2 चैप्टर बढ़िया तरीके से फिनिश कर लिए हैं। कौन कौन से? आपका चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट और चैप्टर 2 आपका सॉल्यूशन। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी जाइए और वो चैप्टर आप पढ़ के आइए। उसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का, सॉल्यूशन का भी और सॉलिड स्टेट का भी, दोनों का ही लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर क्लिक कर आप उसके पूरे लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सब एक जगह देख सकते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज वो जाके देख के आइए। फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप थर्ड चैप्टर पर आइए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। आज हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? बिल्कुल एक नया टॉपिक आ जाता है आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये टॉपिक कहीं से कहीं तक पिछले टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। इसमें सब कुछ बिल्कुल नया पढ़ना पड़ेगा आपको। सब कुछ नया है, इसलिए आपको बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है। और नया है तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, तो आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। सिर्फ इतना करना है, बस कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर कंसंट्रेशन जरा सी भी हट गई आपकी तो मैं गारंटी लेता हूं ये चैप्टर आपका बिल्कुल आगे तक समझ में नहीं आएगा। तो इसमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है। ये चैप्टर ऐसा है कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चीज बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको समझ के चलनी है। और ये चैप्टर भी सॉल्यूशन चैप्टर की तरह न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और डेली लाइफ से भी इसको रिलेट हम कर सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ये जो लेक्चर है, लेक्चर 1 होने वाला है हमारा। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी बेसिक टर्म यूज करते हैं हम, बहुत ज्यादा बेसिक टर्म आपको बिल्कुल इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, जिससे हमें आगे इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये लेक्चर हमारा समर्पित रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स को। जो हमारी बेसिक छोटी छोटी टर्म इसमें यूज करने वाले हैं उसको हम समझ के चलेंगे। कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 2 3 4 5 हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा 2 वर्ड से मिलके बनना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रो यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री यहाँ पे आ रहा है केमिकल रिएक्शन से। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किससे? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, किसी भी सिस्टम से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो उस सिस्टम में हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर कुछ केमिकल्स रिएक्शन होती है, या फिर केमिकल रिएक्शन से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं? उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इतनी बात आई समझ में? अब उसके बाद जो आती है, जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, जिन मटेरियल में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, उन मटेरियल को क्या बोलते हैं? उन मटेरियल को आपको पता है क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हैं, ये तो पप्पू भी बता देगा। तो जो हम जिन मटेरियल के थ्रू, या फिर यूं कहें, जो मटेरियल करंट के पैसेज को अलाउ करते हैं, पैसेज ऑफ करंट को अलाउ करते हैं, अपने थ्रू पास होने देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। और जो पैसेज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करते, अपने थ्रू पास होने नहीं देते, उनको क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर। बात ये होती है, अब करंट पास कराएंगे कौन से मटेरियल? ठीक है, कंडक्टर तो कराएंगे, लेकिन होता क्या है? प्रोसीजर क्या होता है? कैसे पास होता है? तो देखिए बच्चों, करंट हमारा 2 तरीके से पास हो सकता है। 2 मेथड होते हैं, 2 रीजन होते हैं करंट पास होने के। पहला रीजन क्या? अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होगा, तो हमारा करंट वहां पर पास हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर हमारा आयंस का मूवमेंट हो रहा होगा। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कैटायन और एनायन। पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन। जैसे NaCl है हमारा, क्या है? NaCl। NaCl कैसे डिसोसिएट होता है? Na+ और Cl-। तो ये पॉजिटिव बनना है, ये मेरा नेगेटिव बनना है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन गए। पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन मतलब एनायन। तो अगर अनायन का मूवमेंट भी हो रहा होगा
तो उसकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो दो रीजन आपको बताया मैंने, एक तो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से, दूसरा मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसी बेसिस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कंडक्टर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक होता है हमारा मेटलिक कंडक्टर, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखिए मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं। मेटलिक कंडक्टर किससे बने हैं, मेटल से बने हैं, ठीक है। तो अब मेटल का बताइए आप, मेटल जो होता है, मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, आपने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल आर 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था आपने, क्या था उसमें, मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है वो, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवेबल भी तो होंगे। तो जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर सकते हैं, अपने अंदर पास होने दे सकते हैं। किस वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। किसकी वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपके इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, हमारा एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है, और वो सॉल्ट भी हो सकता है। इतनी बात आई समझ में। एसिड बेस सॉल्ट आपने 10th क्लास में एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, या फिर 11th में आपने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट हमारा कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और सॉल्ट भी हो सकता है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टर्म हमारी बहुत फ्रीक्वेंट यूज होने वाली है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है आपका सॉलिड मटेरियल। इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल का होता है, ठीक है। मेटल, कोई भी मेटल का हमारी रोड होगी उसको हम इलेक्ट्रोड कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको ही समझ के चलिए, उसको दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रोड होती है मेटल की रोड, या फिर यूं कहें कोई भी हमारा सॉलिड कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो उसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोड। या फिर यूं कहूं कि कोई भी हमारा सॉलिड कंडक्टर जिसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन प्रोसेस अकर हो सके उसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोड। उसके बाद दूसरी टर्म आती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपका एक सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, आयंस का सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, आयंस का सॉल्यूशन होता है। जो आयंस का सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हमारा क्या हो गया, CuSO4 हो गया, CuSO4, ZnSO4 हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, आयन प्रोड्यूस करता है। कैसे, Cu2 + SO4 2-, Zn2 + SO4 2-। जो भी हमारा सॉल्यूशन आयंस प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या डिप करते हैं, इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, मेटल का रोड डिप करते हैं। एक बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जिसका हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लीजिए CuSO4 का हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें मेटल की रोड कौन सी डिप करेंगे, कॉपर की। जिस मेटल का हमारा इलेक्ट्रोलाइट बना होता है उसी मेटल की हम उसमें रोड को डिप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल की होती है। इलेक्ट्रोलाइट अब दो पार्ट्स में आपका क्लासिफाई होता है। पहला कौन सा होता है मेरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कौन सा होता है मेरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। मान लीजिए मैं कोई ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, मान लीजिए CuSO4 ले रहा हूं, और अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं तो 100 में ये डिसोसिएट हो जाए, 100 मेरे Cu बन जाए, Cu2+ बन जाए, और 100 मेरे SO4 2- बन जाए। मतलब पूरी तरीके से अगर ये डिसोसिएट हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ये कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाया, हाफ डिसोसिएट हो पाया, 50%, 40%, 30% डिसोसिएट हुआ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आपके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, HCl, HNO3। HNO3 क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। KOH हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे जितने भी ये हमारे क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के।
उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपका पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता, जैसे हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड NH4OH, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड H3PO3 H2CO3, ये आपका क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको मैंने इसके एग्जांपल बता दिए हैं। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है, डिग्री मतलब कितने हद तक, और आयनाइजेशन मतलब आयनाइज हो रहे हैं। तो मतलब कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है या कुछ भी है, वो हमारा कितने हद तक आयनाइज हो रही है, कितने बढ़िया तरीके से आयनाइज हो रही है, वो होगी उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो गया, रेशियो हो गया किसका, कि कोई भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उसके कितने आयन डिसोसिएट हो रहे हैं और वो कितने आयन टोटल हैं उसके, उन दोनों का रेशियो क्या हो गया मेरा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मतलब टोटल मॉलिक्यूल ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट, कितने मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट के स्प्लिट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, अपॉन टोटल मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितने उसमें इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आपका कम डिसोसिएट होगा, तो ऊपर क्या आएंगे जितने डिसोसिएट हो रहे हैं, और नीचे क्या आएंगे जितने उसके आयंस हैं उसमें, तो वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है, जो हमारी कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या कंडक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है, तो उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताई दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को हमारे अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई दो तरीके का आपको बताया, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा कंडक्शन देगा, वीक होगा तो कम कंडक्शन देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी आपका इफेक्ट कर सकता है कि सॉल्वेंट हमारा कि उसको डिसोसिएट कितना करवा पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा डाइल्यूशन, कि हमारा जो सॉल्यूशन बनना है वो कितना डाइल्यूट बनना है, कितना कंसंट्रेटेड बनना है, इस चीज का भी हमारा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, सॉल्वेशन ऑफ आयन, कि हमारा आयंस कितने बढ़िया तरीके से सॉल्वेट हो रहे हैं, जो हमारा सॉल्यूशन बनना है उसमें आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी हमारा एक फैक्टर हो सकता है। टेम्परेचर भी हमारा एक फैक्टर हो सकता है कि टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं उस सिस्टम का, ये टेम्परेचर हम बहुत कम ले रहे हैं उस सिस्टम का, तो उससे फर्क पड़ेगा कि हमारा डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और उससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी अफेक्ट होगा। उसके बाद बात आती है सेल की। तो देखिए सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के आपके सेल होते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रोसीड कराते हैं, इस प्रोसीजर को प्रोसीड कराते हैं। सेल आपके दो तरीके के होते हैं यहाँ पर, एक तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज कर दे, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही हो और वो केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, ऐसे सेल को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा हो, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए गैल्वेनिक सेल वैसे तो आपके 2021 सिलेबस के हिसाब से बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका सेटअप आपको पढ़ा देंगे हम। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको क्या बताया, केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, आप याद करिए, इन्वर्टर होता है हमारे घर पर, इन्वर्टर में बैटरास कनेक्ट होते हैं। बैटरास क्या करते हैं, वो बैटरास क्या बोलते हैं उनको, लेड स्टोरेज सेल। वो आपके लेड के बैटर, लेड एक एलिमेंट होता है, उसके बैटरास होते हैं, ठीक है। तो वो लेड स्टोरेज सेल जो है, बैटरास जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी एनर्जी आती है, एनर्जी को क्या कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, लाइट आती है, लाइट को किस में चेंज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। स्टोर कब करेंगे, जब वो केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आपका लेड स्टोरेज सेल या फिर इन्वर्टर के जो बैटरास होते हैं, किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लाइट आती है उसको किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जिससे वो हमारी
लाइट एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर हो जाए और उसके बाद हम उसको यूज कर सकें वापस लाइट की फॉर्म में। इतनी बात है समझ में। उसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। देखिए आपने अभी तक जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं होगा, भली भांति आप इसको समझते होंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने अभी तक पढ़ा होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे रिडक्शन कह सकते हैं। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये आपने पढ़ा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा कोई चीज, तो उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो उसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जितनी ट्रिक हम आपको बता सकते हैं इस चैनल पे, उतनी ट्रिक आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको याद कर सकते हैं हम ऑयल रिग से। किससे याद कर सकते हैं? ऑयल रिग। ऑयल मतलब तेल और रिग मतलब निकालना, खोदना। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वर्ड है, ये याद रखना है आपको। OIL ऑयल, RIG रिग, ऑयल रिग। O मतलब ऑक्सीडेशन, I मतलब इज, L मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, R मतलब रिडक्शन, I मतलब इज, G मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑयल रिग में ना क्या बन गया? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है ट्रिक से याद करना। इससे क्या होगा? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, कॉन्सेप्ट में उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, समझ लेते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर इस चीज को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ याद क्या रखो? ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया था, सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होती है? आपने एक 11th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में अकर हो रहे हों। ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ रिएक्शन अकर हो रहे हों, ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स तो आपका टर्म ही देखिए कैसे बना है, REDOX। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन से मिलकर क्या बना है? रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन को अलग लिख लो, रिडक्शन को अलग लिख लो। तो ऑक्सीडेशन को जब अलग लिखेंगे उस रिएक्शन को, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन की टर्म्स को अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगी मेरी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे कि आपकी ये रिएक्शन है, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जिंक प्लस CuSO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu। जिंक हमारा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। कौन सी रिएक्शन है? याद करो, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जिंक जो है कॉपर की पोजीशन पे आके बैठ गया और कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जिंक हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। वो आपको मैंने एक्टिविटी सीरीज 10th क्लास में पढ़ा रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उस एक्टिविटी की सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर को हमारा डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दी। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये दे दी। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, कॉपर सल्फेट को मैं अलग अलग आयंस में तो लिख सकता हूँ। Cu2+ और SO4 2- में डिसोसिएट होता है, तो इस तरीके से इसको लिख लो, Cu2+ और SO4 2-। ऐसे जिंक सल्फेट को Zn2+ SO4 2- लिख लो। तो देखो SO4 2- इधर, SO4 2- इधर, दोनों कट जाएंगे। क्या बच जाएगा हमारा? Zn प्लस Cu2+ और Zn2+ और Cu। अब देखो Zn से हमारा क्या बनना है? Zn2+ बनना है। मतलब 2+ चार्ज कब आता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए तभी तो पॉजिटिव आएगा उस पर। तो Zn से किस में जा रहा है? Zn2+ में, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा? ऑक्सीडेशन होता है। तो Zn से Zn2+ जाने पे क्या हो रहा है मेरा? यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu2+ से Cu पे जा रहा है, मतलब
2 प्लस चार्ज हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। प्लस चार्ज कब खत्म होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे। इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा, रिडक्शन होता है। Cu2 प्लस से Cu जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात आई समझ में। तो देखिए Zn से Zn2 प्लस, Zn से क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लो। Zn वाली है तो Zn से क्या हो रहा है, Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी रिएक्शन बैठेगी। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, Zn बन जाएगा, तो ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी। रिडक्शन हाफ लिख लो। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो हमारा कॉपर बना रहा है। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu। ये हो गई हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। इतनी बात है समझ में। अब देखो दोनों ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है, इन दोनों का टोटल कर दो, सम अप कर दो, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, चलो ना भी कटेगा, ऐसे करके लिख लो। Zn मतलब लेफ्ट साइड वाले एक साथ जुड़ेंगे और राइट साइड वाले एक साथ जुड़ेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, Zn प्लस Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे लिख लो। एरो लगाएंगे, Zn2 प्लस प्लस Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन भी मेरे यहाँ पे लिख लो। अब तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दोगे, नहीं काट दोगे, तो क्या बच जाएगा मेरा, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स अस Zn2 प्लस प्लस Cu। ये हमारी मेन रिएक्शन बनी और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात आई समझ में, क्या लिख दूंगा इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम आती है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है वर्क विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के बिना ही वर्क डन जो हो रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं, पोटेंशियल बोल दूंगा। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोड आपको पता ही थी मेटल की रॉड होती है, उसको कंसीडर करके चलना है। तो जो मेटल की रॉड होती है, तो मेटल के पोटेंशियल और मेटल के जो आयंस है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहूंगा मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल का पोटेंशियल और उसके आयन का पोटेंशियल, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहूंगा मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसको शॉर्ट में मैं EMF भी लिख सकता हूँ। तो देखिए आपको आगे एक सिस्टम पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सिस्टम पढ़ाया जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, ठीक है। तो देखिए जब तक हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, मतलब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं चल रहा है, तो तब तक दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो 2 इलेक्ट्रोड लगी हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर EMF भी इसको बोल दूंगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया उसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो सिस्टम है सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा चल रहा है, उस टाइम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो आपकी मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया, जितनी भी टर्म्स आपको पढ़ाई हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं। तो लेक्चर 1 हमारा जो समर्पित होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक को समर्पित होता है। इसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर ये बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा तो आगे की चीजें भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली हैं, जो कि आपको नंबर इसमें चैप्टर में देके जाएंगी। तो आशा करता हूं आपको मेरा लेक्चर आज का बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का पूरी तरीके से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी लर्निंग।